तो क्विक रिवीजन के लिए एग्जाम टाइम में हर चैप्टर पर हम एक वीडियो बना रहे हैं, जो वीडियो की लेंथ बहुत ही कम होगी और पूरे चैप्टर को हम एक ही वीडियो में कवर करेंगे। तो अब तक आपने अगर कुछ नहीं भी पढ़ा है तो भी आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी, और पढ़ लिया है तो एक क्विक रिवीजन आपको यहाँ से मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं, आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं इस वीडियो में, रिलेशन एंड फंक्शन। तो देखिए रिलेशन क्या होता है। एनी रूल इन विच एनी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ सेट बी और नॉट। सेट ए का कोई भी एलिमेंट सेट बी के किसी भी एलिमेंट से जुड़ा हुआ है, रिलेटेड है, मैपिंग कर रहा है और नहीं भी कर रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, रिलेशन कहेंगे भाई। अगर नहीं कर रहा है तो जीरो रिलेशन बन जाएगा, नल रिलेशन बन जाएगा। मतलब सेट ए और सेट बी में सेट ए जो है वो सेट बी से किस टाइप से रिलेटेड है, यही क्या होगा आपका रिलेशन। ठीक है, इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से अगर हम और अच्छे से समझें तो यहाँ पर देखिए हमने ए सेट लेट कर लिया है 1 2 4 और बी सेट हमारे पास 4 6 8। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका एक कार्टेशियन प्रोडक्ट कर लेते हैं। देखिए साथ साथ इन चीज़ों को भी क्लियर करते चलेंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे होगा, ए सेट का 1 लेके चलेंगे और बी सेट के सभी एलिमेंटों के साथ क्या बनाएंगे, ऑर्डर पेयर। तो 1 का 4 के साथ, 1 का 6 के साथ, 1 का 8 के साथ, ऐसे ही 2 का 4 के साथ, 2 का 6 के साथ, 2 का 8 के साथ, ऐसे ही 4 का 4 के साथ, 4 का 6 के साथ, 4 का 8 के साथ। इनको क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। ठीक है भाई। तो इस सेट में कितने एलिमेंट थे, 3 एलिमेंट थे। इसमें भी कितने एलिमेंट थे, 3 एलिमेंट थे। तो नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर कितने बन जाएंगे, 3 × 3 कितने हो जाएंगे, 3 3 जा 9 ऑर्डर पेयर बनेंगे। तो नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर भी ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं इससे रिलेशन कैसे बना। तो हमने एक ये रिलेशन ले लिया आर, जो कैसे डिफाइन किया गया है। ए जो है वो ए में बिलोंग कर रहा है, बी बी में बिलोंग कर रहा है और ए माइनस बी क्या होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए। ये रिलेशन आपका सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, मतलब प्रॉपर्टी बताई गई है आपको सेट की। ठीक है, अब जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा वही इस रिलेशन में बिलोंग करेगा। मतलब जिसमें दोनों एलिमेंटों का डिफरेंस इवन नंबर होगा वो इसमें बिलोंग करेगा। तो देखिए 2 4 का ये डिफरेंस इवन है, 2 6 का भी, 2 8 4 4 4 4 0 आ जाएगा, 0 इवन नंबर में काउंट होता है, 4 6 4 8। ठीक है, तो ऐसे आपके पास ये इनमें से केवल वो ऑर्डर्ड पेयर आएंगे रिलेशन के अंदर जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे। ठीक है, इसीलिए मैथमेटिकली हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि आर जो है ना वो आपका क्या होगा, सबसेट होगा ए क्रॉस बी का, क्योंकि आर के अंदर वही ऑर्डर्ड पेयर लिखे जाते हैं जो ए क्रॉस बी में से सेलेक्ट किया जाते हैं, जो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे होते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर रिमार्क करके मैंने लिखा है कि ए सेट के अंदर मान लीजिए m एलिमेंट है और बी सेट के अंदर n एलिमेंट है। तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे, m × n एलिमेंट होंगे, यानी कि नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर कैलकुलेट करने का तरीका। ठीक है, अब हर ऑर्डर्ड पेयर का सबसेट क्या बनाता है, रिलेशन बनाता है। तो नंबर ऑफ रिलेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन क्या होंगे, 2⁻mn 2⁻mn। तो आपसे 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई एक सेट में 2 एलिमेंट है, दूसरे सेट में 3 एलिमेंट है, तो उससे नंबर ऑफ रिलेशन कितने बन सकते हैं। तो 2⁻⁴ में क्या लिखेंगे, 2 × 3, यानी कि 2⁻⁴ कितना आ जाएगा 6, और 2⁻6 कितना हो जाएगा 64। तो कितने रिलेशन बन सकते हैं, 64 रिलेशन बन सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट चीज आती है हमारे पास डोमेन। तो देखिए डोमेन क्या होती है, डोमेन इज ए सेट ऑफ फर्स्ट सेट एलिमेंट। पहले सेट के जो एलिमेंट होते हैं ना, विच इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ सेकंड सेट। फर्स्ट सेट के वो एलिमेंट जो सेकंड सेट के किसी ना किसी एलिमेंट से रिलेटेड होते हैं, जुड़े होते हैं, वो हमारी क्या होती है, डोमेन होती है। ठीक है, एग्जांपल लेंगे इस पर, पहले समझ लेते हैं। रेंज क्या होती है भाई, रेंज होती है सेकंड सेट के वो एलिमेंट जो फर्स्ट सेट के किसी ना किसी एलिमेंट से रिलेटेड होते हैं, जुड़े होते हैं। मतलब फर्स्ट सेट के रिलेटेड एलिमेंट डोमेन और सेकेंड सेट के रिलेटेड एलिमेंट क्या होते हैं, रेंज होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पर है, देखिए ये आपका ए सेट है, ये बी सेट है। यहाँ पर हमने एक रिलेशन के लिए प्रॉपर्टी ली x - y इज इवन नंबर हो, तो इसके अकॉर्डिंग हमने ये ऑर्डर्ड पेयर बनाए। ठीक है, अब इन ऑर्डर्ड पेयर के अंदर जो फर्स्ट पहला एलिमेंट है, जैसे 1 है, यहाँ पर भी 1 है, फिर यहाँ पर कितना है 4, तो ये हमारा क्या होगा, डोमेन। लेकिन रिपीट करके कोई एलिमेंट नहीं लिखेंगे, जैसे 1 2 बार आया था, 2 बार नहीं लिखेंगे। ऐसे ही सेकंड जो सेट के एलिमेंट होंगे, जैसे 5 है, 7 है, 6 है। ठीक है, तो ये आपकी क्या होगी, रेंज। साथ साथ यहाँ पर कोडोमेन भी समझ लेते हैं। तो देखिए कोडोमेन क्या होती है, रिलेशन आपका कैसे डिफाइन है, ए क्रॉस बी। तो ये जो सेकंड वाला सेट होगा ना, ये पूरा कोडोमेन होगा, यानी कि कोडोमेन यहाँ पर पूरा क्या होगा, बी सेट। तो फर्स्ट सेट के रिलेटेड एलिमेंट डोमेन, सेकंड सेट के रिलेटेड एलिमेंट रेंज, और सेकंड जो सेट होगा पूरा का पूरा क्या होगा, कोडोमेन होगा। ठीक है, एरो डायग्राम से भी इस चीज़ को एक्सप्लेन किया गया है। इसका PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर देख सकते हैं। तो इस चीज़ को एरो डायग्राम से समझाया गया है, तो ये मैं आपको बता चुका हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन। रिलेशन को कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, तो रिलेशन को हम 2 तरीके से लिख सकते हैं भाई। एक तो सेट बिल्डर फॉर्म में,
इसी का दूसरा नाम क्या है, रूल मेथड। ठीक है, इस फॉर्म में क्या होता है, सेट की प्रॉपर्टी बताई जाती है। तो इस फॉर्म में जो भी लिखा होता है उसमें सेट की प्रॉपर्टी बताई गई हो तो वो किस फॉर्म में लिखा हुआ मिलेगा आपको, सेट बिल्डर फॉर्म में। ठीक है, दूसरा होता है टेबुलर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म या लिस्टिंग मेथड। लिस्टिंग मेथड देखिए नाम से पता लग रहा है एलिमेंटों की क्या बना दी जाती है, लिस्ट बना दी जाती है भाई, इस टाइप से। तो इस फॉर्म में जो लिखा होता है रिलेशन उसको क्या कहेंगे हम, टेबुलर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म या लिस्टिंग मेथड कहेंगे। उसके बाद हम देख रहे हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो टाइप्स ऑफ रिलेशन में फर्स्ट टाइप आती है हमारी एम्प्टी रिलेशन। तो एम्प्टी रिलेशन क्या होता है, जिसके अंदर कोई एलिमेंट ही बिलोंग नहीं करता है। रिलेशन आर इज ए वॉइड एम्प्टी रिलेशन इफ नो एलिमेंट ऑफ सेट इज रिलेटेड टू नो एलिमेंट ऑफ सेट बी। ठीक है, जिसमें सेट ए का कोई भी एलिमेंट सेट बी के किसी भी एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है, मतलब एक ऐसा रिलेशन जिसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, एम्प्टी, वॉइड या फिर नल रिलेशन कहेंगे। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल आप देख सकते हैं, ये ए सेट है, ये बी सेट है, यहाँ पर बोला है कि एक्स माइनस वाई ईवन नंबर होना चाहिए। तो भाई देखिए यहाँ पर सारे ईवन नंबर है, यहाँ पर सारे ओड नंबर है। तो ईवन और ओड नंबरों का डिफरेंस हमेशा क्या आएगा, ओड नंबर ही आएगा, ईवन तो आ ही नहीं सकता है। तो इसका मतलब इनमें से कोई भी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेंगे। तो ये रिलेशन कैसा बनेगा, फाई रिलेशन बनेगा, नल रिलेशन बनेगा, वॉइड रिलेशन बनेगा। साथ के साथ यहाँ पर समझ के चलिए कि वॉइड रिलेशन सबसे छोटा रिलेशन होता है, स्मॉलेस्ट रिलेशन होता है, क्योंकि जीरो से छोटा क्या होगा, एक ऐसा रिलेशन जिसके अंदर जीरो एलिमेंट हो तो वो सबसे छोटा ही रिलेशन हुआ ना। तो नेक्स्ट टाइप आती है हमारी यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल देखिए नाम से पता लग रहा है यूनिवर्स, तो यूनिवर्स के अंदर तो सारी चीज़ें आ जाती है ना, यानी कि एक ऐसा रिलेशन जिसके अंदर हर एलिमेंट रिलेटेड हो, सारे के सारे ऑर्डर पेयर जिसके अंदर आ जाए, यानी कि ए रिलेशन आर इज ए यूनिवर्सल रिलेशन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी, जिसमें सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी के सारे एलिमेंटों से रिलेटेड हो, उसको हम क्या कहेंगे, यूनिवर्सल रिलेशन कहेंगे। जैसे ये ए और बी दो हमारे पास सेट थे, तो ए के सारे एलिमेंट बी के सभी एलिमेंटों से, दोनों एलिमेंटों से जुड़े हुए हैं। तो ये जो रिलेशन बना आपका कैसा रिलेशन बन गया, यूनिवर्सल रिलेशन बन गया। अब देखिए सारे ही एलिमेंट रिलेट कर गए तो इससे ज़्यादा क्या हो सकता है, यानी कि यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है, लार्जेस्ट रिलेशन होता है। यूनिवर्सल जो रिलेशन होता है आपका कैसा रिलेशन होता है, लार्जेस्ट रिलेशन होता है। ठीक है, आगे हम देख रहे हैं आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है भाई, रिलेशन आर इज ए आइडेंटिटी रिलेशन इफ एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इट सेल्फ ओनली। ये मेन बात है कि हर एलिमेंट केवल और केवल अपने आप से रिलेटेड हो। आइडेंटिटी रिलेशन में हर एलिमेंट केवल अपने आप से रिलेटेड होगा, 1 1 से रिलेटेड होगा, 2 2 से रिलेटेड होगा, 3 3 से रिलेटेड होगा। तो ऐसे रिलेशन को हम क्या कहेंगे, आइडेंटिटी रिलेशन कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम देख रहे हैं भाई, नेक्स्ट है हमारे पास आइडेंटिटी के बाद इनवर्स रिलेशन। तो देखिए इनवर्स रिलेशन क्या होता है, किसी भी रिलेशन का हम इनवर्स कर देते हैं। इनवर्स मतलब डोमेन को रेंज में चेंज कर दें और रेंज को किस में चेंज कर दें, डोमेन में। इफ आर इज ए रिलेशन फ्रॉम ए सेट ए इज सेट बी देन द इनवर्स ऑफ आर टू बी डिनोटेड बाई आर रेज टू पावर -1। ऐसे तो डिनोट करते हैं। अगर आपका आर रिलेशन ए टू बी डिफाइन है तो आर इनवर्स बी टू ए डिफाइन हो जाएगा, मतलब डोमेन को किस में बदल दिया जाएगा, रेंज में। जैसे 1 2 को क्या लिख दिया 2 1, 3 5 को क्या लिख दिया 5 3, 6 7 को क्या लिख दिया 7 6। तो ये कैसा रिलेशन बना दिया हमने, इनवर्स रिलेशन बना दिया। एक चीज़ और भी यहाँ पर नोट कर लेते हैं कि आर रिलेशन की जो रेंज होगी ना वो आर इनवर्स की क्या होगी, डोमेन, क्योंकि आपने चेंज कर दी थी। ऐसे ही आर की डोमेन जो होगी वो आर इनवर्स की क्या होगी, रेंज होगी। और किसी भी रिलेशन का 2 बार अगर हम इनवर्स कर देते हैं तो वापस रिलेशन वापस आ जाएगा 2 बार इनवर्स करने के बाद। ठीक है, अब देखिए जिस पर लॉन्ग आंसर टाइप, यहाँ तक तो जो बेसिक हमने पढ़ा उस पर शॉर्ट आंसर को टाइप क्वेश्चन बन जाते हैं, लेकिन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन किस पर बनते हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। इन दोनों को, तीनों को ध्यान से समझना है। तो देखिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, रिलेशन आर इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन इफ एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। एक आइडेंटिटी रिलेशन हमने पीछे पढ़ा था, उसमें भी यही थी बात कि हर एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड होना चाहिए, लेकिन उसमें लिखा था रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली, मतलब केवल और केवल अपने आप से रिलेटेड हो। तो आइडेंटिटी रिलेशन अपने आप से रिलेटेड होने के साथ साथ किसी और से भी रिलेटेड है तो उसको हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहेंगे, आइडेंटिटी रिलेशन नहीं कहेंगे। तो यहां से एक बात क्लियर हो जाती है कि सारे आइडेंटिटी रिलेशन को हम रिफ्लेक्सिव बोल सकते हैं, लेकिन रिफ्लेक्सिव रिलेशन को आइडेंटिटी रिलेशन नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये आर आपका एक सेट है हमारा जिसमें रिलेशन को एक रो से ए में डिफाइन किया गया है। तो आप देख सकते हैं 1 1 से रिलेटेड है, 2 2 से रिलेटेड है, 3 3 से रिलेटेड है। इसमें 3 ही एलिमेंट थे, तीनों अपने आप से रिलेटेड है। किसी और से भी रिलेटेड है, कोई दिक्कत नहीं है इस बात से, लेकिन अपने आप से रिलेटेड होने जरूरी है। तो अपने आप से अगर रिलेशन कोई भी एलिमेंट रिलेटेड है तो उसको हम कैसा रिलेशन कहेंगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहेंगे। और केवल अपने आप से रिलेटेड होते तो क्या कहते हैं हम उसको, फिर हम उसको कहते आइडेंटिटी रिलेशन। अगर मान लीजिए नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन आपको फाइंड आउट करने के लिए बोल दिया
दिया जाए तो इसका रिजल्ट डायरेक्ट लर्न कर लें आप। वैसे इसमें कैलकुलेट कर रखा है लेकिन वीडियो लॉन्ग हो जाएगी, इसलिए सीधा आप इस रिजल्ट को याद कर लें, 2n into n-1। ठीक है, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए आप इस रिजल्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट टाइप सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है भाई? ए रिलेशन आर इज ए सिमेट्रिक रिलेशन इफ ए बी इज बिलोंग्स टू आर। अगर किसी रिलेशन के अंदर ए बी बिलोंग कर रहा है तो उसका इनवर्स यानी कि बी ए बी बिलोंग करना चाहिए। जैसे 1 2 बिलोंग कर रहा है तो 2 1 भी बिलोंग करना चाहिए, 2 3 बिलोंग कर रहा है तो 3 2 भी बिलोंग करना चाहिए। मतलब ए बी बिलोंग कर रहा है तो बी ए बी बिलोंग करना चाहिए, उसका इनवर्स भी बिलोंग करना चाहिए। तो ऐसे रिलेशन को हम क्या कहेंगे? सिमेट्रिक रिलेशन कहेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम देख रहे हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, ये थोड़ा ज़्यादा डीपली चीज़ें लिखी गई हैं, बोर्ड लेवल पर ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, जेई के लिए नोट्स हैं तो इनको आपको करने की ज़रूरत नहीं है। ये देख लीजिए ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या है भाई? हमारे पास किसी भी रिलेशन को हम ट्रांजिटिव कब कहेंगे? तो ए रिलेशन आर इज ए ट्रांजिटिव रिलेशन इफ़ ए बी इज ए बी और बी सी। अगर किसी रिलेशन के अंदर ए बी भी बिलोंग कर रहा है और बी सी भी बिलोंग कर रहा है तो बी इनमें कॉमन हो गया, बी को कट कर दें, क्या बचा? ए सी। तो ए सी भी बिलोंग करना चाहिए। जैसे 1 2 बिलोंग कर रहा है, 2 3 बिलोंग कर रहा है तो 2 कॉमन हो गया तो बचा क्या? 1 3। तो 1 3 भी बिलोंग करना चाहिए। ऐसे रिलेशन को हम क्या कहेंगे? ट्रांजिटिव रिलेशन कहेंगे। ठीक है, एक और टाइप बच जाती है हमारी इक्विवेलेंस रिलेशन। तो चलिए देखते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होगा हमारा। इक्विवेलेंस रिलेशन, ए रिलेशन आर इज ए इक्विवेलेंस रिलेशन कब? अगर आर आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो, सिमेट्रिक रिलेशन हो और ट्रांजिटिव रिलेशन हो। मतलब किसी भी रिलेशन का इक्विवेलेंस होना तभी पॉसिबल है जब वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों हो। ठीक है, रिफ्लेक्सिव क्या था? हर एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड होना चाहिए। सिमेट्रिक क्या था? ए बी बिलोंग कर रहा है तो बी ए बी बिलोंग करना चाहिए। ट्रांजिटिव क्या था? ए बी बिलोंग कर रहा है, बी सी बिलोंग कर रहा है तो ए सी इज ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, तो उसको क्या कहेंगे? ट्रांजिटिव। तो इक्विवेलेंस रिलेशन चेक करने के लिए भी इन 3 चीज़ों पर आपको मेन ध्यान देना है। मतलब रिलेशन कंप्लीट हो जाता है हमारा अगर आप रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव को ध्यान से देख लेते हैं तो। ठीक है, उसके बाद आ जाती है हमारे पास इक्विवेलेंस क्लास। ठीक है, ये भी काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है इक्विवेलेंस क्लास क्या होती है। तो देखिए, कोई भी आपका एक मान लीजिए एक्स एलिमेंट है, पूरा पढ़ देते हैं। लेट आर बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन ए सेट ए, द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट विच आर रिलेटेड टू एलिमेंट एक्स। वो उन सभी एलिमेंटों का सेट जो एक्स एलिमेंट से रिलेटेड होंगे। मतलब जिसके लिए आप इक्विवेलेंस क्लास लिख रहे हैं तो उससे रिलेटेड जितने भी एलिमेंट होंगे उनका सेट ही क्या कहलाता है? इक्विवेलेंस क्लास कहलाता है। जैसे कि भाई यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल लिया है ये कि आर ए बी बिलोंग कर रहा है, ए प्लस बी इज इवन नंबर होना चाहिए, तो ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है और ए सेट में ये डिफाइन है। तो अगर आपको इक्विवेलेंस क्लास लिखनी है 1 के लिए तो आप देखेंगे कि 1 से रिलेटेड कितने कितने हैं, मतलब जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो देखो 1 + 1 इवन होगा तो 1 इसमें बिलोंग करेगा। 1 + 2 इवन होगा, 1 + 2 कितना होगा? 3 होगा, वो इवन नहीं होगा तो हमने छोड़ दिया। 1 + 3 कितना हो गया? 4 इवन होगा तो 3 इसमें लिखा हुआ है। मतलब आप क्या करें, सबसे पहले इस टाइप से अलग से करके देख लें या फिर रिलेशन बना लें, और रिलेशन बनाने के बाद जो ऑर्डर पेयर बनेंगे उन ऑर्डर पेयर में 1 से रिलेटेड जितने भी ऑर्डर पेयर बने, जैसे 1 1 का बनेगा, 1 3 का बनेगा, 1 5 का बनेगा, तो 1 3 5 ये इसकी क्या आ जाएंगे? ये सेट बना देंगे इसका, और ये क्या होगी? इसकी इक्विवेलेंस क्लास होगी। ऐसे ही 2 से किस किस का बनेगा? 2 किस किस से रिलेटेड होगा? 2 आपका खुद 2 से रिलेटेड होगा क्योंकि 2 + 2 4 होता है और 4 एक इवन नंबर होगा। 2 4 से रिलेटेड होगा क्योंकि 2 + 4 6 होता है और 6 एक इवन नंबर होगा। तो 2 2 से रिलेटेड होगा और 4 से रिलेटेड होगा, तो ये इसकी क्या आ गई? इक्विवेलेंस क्लास आ गई। तो इसी के साथ हमारा रिलेशन कंप्लीट। फंक्शन क्या होता है? तो फंक्शन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। एक खास तरीके का रिलेशन ही फंक्शन होता है। तो उसमें क्या खासियत होनी चाहिए? एनी रूल इन विच एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू वन एंड वन एलिमेंट ऑफ सेट बी। तो ये खासियत होनी चाहिए कि सेट ए के सभी एलिमेंट, मतलब कोई भी छूटना नहीं चाहिए, सभी के सभी एलिमेंट सेट बी के केवल एक और एक एलिमेंट से ही रिलेटेड होने चाहिए। अगर इस टाइप का कोई रिलेशन है तो उसको हम क्या कहेंगे? फंक्शन कहेंगे। मतलब सेट ए के सभी एलिमेंट सेट बी के केवल एक एलिमेंट से ही रिलेटेड हो सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को चलो वेन डायग्राम से समझते हैं। ये हमारे पास एक ए सेट है, ये बी सेट है, इनका हमने वेन डायग्राम बना दिया। ए को हमने 1 से रिलेट करा दिया, बी को 2 से, सी को 3 से, डी को 4 से। तो आप देख सकते हैं सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी के केवल एक एलिमेंट से रिलेटेड है। यानी कि इमेज कैसी होनी चाहिए? यूनिक होनी चाहिए। इनको हम क्या बोलेंगे? इमेज, और इनको क्या बोलेंगे? प्री इमेज। तो इमेज जो है ना यूनिक होनी चाहिए। आप समझ सकते हैं कि आपकी जो परछाई बनती है, शैडो बनती है, इमेज बनती है, वो कैसी बनती है? यूनिक बनती है, एक ही बनती है, सिंगल बनती है। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं जो इमेज है अगर वो यूनिक है तो ऐसे रिलेशन को हम क्या कहेंगे?
फंक्शन कहेंगे। ठीक है, डोमेन रेंज सेम वैसे ही डिफाइन होती है जैसे रिलेशन में डिफाइन थी। यहाँ पर जितने भी, अब देखिए यहाँ पर तो कोई भी एलिमेंट छूटेगा नहीं, सभी रिलेटेड होंगे, तो पूरा सेट ए ही आपका क्या हो जाएगा, डोमेन, फंक्शन के केस में। ठीक है, पूरा सेट ए ही आपका क्या हो जाएगा, डोमेन, और सेट बी के वो एलिमेंट जो सेट ए के एलिमेंटों से रिलेटेड है वो क्या हो जाएंगे आपके, रेंज। ठीक है, वह रेंज हो जाएगी। और कोडोमेन सेम डिफाइन है। सेकंड सेट कौन सा है, बी पूरा, तो बी पूरा आपका क्या हो जाएगा, कोडोमेन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन। देखो, टाइप्स ऑफ फंक्शन से पहले हम देख लेते हैं नंबर ऑफ फंक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं। मान लीजिए कोई भी दो सेट आपको गिवन है, ये ए सेट गिवन है, इसमें एम एलिमेंट है, ये बी सेट गिवन है, इसमें एन एलिमेंट है। तो देखिए यहाँ पर इसमें बोला गया था कि भाई कोई भी रिलेशन हमारा फंक्शन कब होता है, जब यहाँ का एक एलिमेंट केवल एक ही एलिमेंट से रिलेट कर सकता है। लेकिन ऐसा कुछ तो नहीं बोला ना कि सेट बी का एक एलिमेंट यहाँ दो एलिमेंटों से रिलेट नहीं कर सकता, ऐसा कुछ तो नहीं बोला ना। तो मतलब ऐसा हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है फंक्शन के अंदर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ये पहला एलिमेंट है ये इससे भी रिलेट हो सकता है, इससे भी हो सकता है, इससे भी हो सकता है, इससे भी हो सकता है। मतलब इसके पास कितने ऑप्शन है, एम ऑप्शन है। ठीक है, इसके पास कितने ऑप्शन है, एम। ऐसे ही हर एक एलिमेंट के, इधर के हर एक एलिमेंट के लिए कितने ऑप्शन है, एम ऑप्शन है। ठीक है, मैं आपको बताने जा रहा हूं कि रिजल्ट कैसे बना, ये बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो आप देख सकते हैं भाई हर एक के पास कितने होंगे, एन ऑप्शन होंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट के लिए भी, सेकंड के लिए भी, थर्ड के लिए भी, और ये कितने टाइम्स तक चलेगा, एम टाइम्स तक चलेगा। तो रिजल्ट क्या बनेगा आपका, एन रेज टू पावर एम, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कोडोमेन, सेकंड सेट में जितने एलिमेंट है कोडोमेन के अंदर, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डोमेन, यानी कि सेकंड सेट के एलिमेंट रेज टू पावर फर्स्ट सेट के एलिमेंट, और ऐसे हम फंक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन पर। ये एक मेथड है फंक्शन को चेक करने का, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करके, अगर वर्टिकल लाइन एक ही कर्व को एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है तो फंक्शन है, और मोर देन वन पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है तो फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो इसका भी इस्तेमाल आप चेक कर सकते हैं, ये चेक करने के लिए कि फंक्शन है या नहीं है। अब चलते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन। देखिए ये आ गए हमारे पास टाइप्स ऑफ फंक्शन। तो टाइप्स ऑफ फंक्शन में सबसे पहले आ जाता है इनटू फंक्शन। तो इनटू फंक्शन क्या होता है, फंक्शन इज ए इनटू फंक्शन फ्रॉम ए टू बी इफ एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ सेट बी हैव नो प्री इमेज। कह रहा है कि सेकंड सेट का, यानी कि बी सेट का कोई भी एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जिसकी कोई प्री इमेज ना हो। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं एक एलिमेंट क्या है, फ्री है, इसकी कोई प्री इमेज नहीं है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इनटू फंक्शन कहेंगे। अगर हर एक की प्री इमेज होती तो क्या हो जाता, ऑन टू हो जाता। यहीं पर क्लियर कर लेते हैं हम। देखिए यहाँ तो कोई भी एलिमेंट आपको फ्री मिलेगा ही नहीं, हर एक की क्या होगी, इमेज होगी, यूनिक इमेज सभी की होगी। ठीक है, वरना वो फंक्शन ही नहीं होगा। लेकिन इधर अगर कोई एलिमेंट फ्री हो जाता है तो कहेंगे इनटू फंक्शन, और यहाँ पर कोई भी एलिमेंट फ्री नहीं रहता है, सभी की प्री इमेज रहती है, तो कौन सा हो जाएगा, ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, डोमेन रेंज को डोमेन सेम वैसे डिफाइन की गई है। ऑन टू फंक्शन, देखिए ऑन टू फंक्शन में भी ये फंक्शन इज ए ऑन टू फंक्शन फ्रॉम ए टू बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी हैव एटलीस्ट वन प्री इमेज। हर एक एलिमेंट की कम से कम एक प्री इमेज हो। तो जैसे आप ये एरो डायग्राम में देख सकते हैं हर एक एलिमेंट की प्री इमेज है, तो ये किस टाइप का फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन है। डोमेन रेंज और कोडोमेन सेम वैसे डिफाइन होगी यहाँ पर भी। उसके बाद आ जाता है हमारे पास वन वन फंक्शन। तो कि नाम से पता लग रहा है वन वन, आजकल डिस्पोजल इंजेक्शन आ रहे हैं, एक इंजेक्शन को एक बार ही यूज़ किया जा सकता है। तो ऐसे ही यहाँ से आप समझ सकते हैं कि केवल एक एलिमेंट की एक ही क्या होगी, प्री इमेज होगी। इमेज तो यूनिक होती है, तो प्री इमेज भी अगर यूनिक हो, इमेज तो यूनिक होती है, अगर प्री इमेज भी यूनिक हो तो उसको हम क्या कहेंगे, वन वन फंक्शन कहेंगे। तो देखिए वन ए जो है वो केवल वन से रिलेटेड है, बी केवल टू से रिलेटेड है, सी केवल थ्री से रिलेटेड है। तो हर एलिमेंटों की प्री इमेज क्या है, यूनिक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, वन वन कहेंगे। अगर किसी भी एक भी एलिमेंट की प्री इमेज एक से ज़्यादा हो जाती तो कैसा फंक्शन बन जाता, मैनी वन फंक्शन बन जाता। तो मैनी वन फंक्शन क्या होता है आपका, यहाँ पर आप देख सकते हैं वन जो है वो दो दो से रिलेटेड है, ए से भी रिलेटेड है, बी से भी रिलेटेड है, तो इस वजह से इसको हम क्या कहेंगे, मैनी वन फंक्शन कहेंगे। और डोमेन रेंज को डोमेन सेम वैसे ही डिफाइन होगी। तो मेन चार टाइप के फंक्शन होते हैं। एक तो हमारा था इनटू, तो कोई भी एक एलिमेंट अगर इधर फ्री हो तो इनटू फंक्शन, अगर सभी की प्री इमेज है तो ऑन टू फंक्शन, हर एक एलिमेंट एक एक से रिलेटेड है तो वन वन, और कोई भी एक एलिमेंट मोर देन वन से रिलेटेड है, एक से ज़्यादा से रिलेटेड है, तो कैसा फंक्शन होगा, मैनी वन फंक्शन होगा। एक चीज़ और मैं आपको कहना चाहूँगा कि फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन जो है ना उसमें डोमेन और कोडोमेन जरूर पूछी जाती है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आप अप्लाई करके जरूर देखें। इसी के साथ हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। ऐसे ही हर चैप्टर पर मैं एक वीडियो, सिंगल वीडियो के अंदर चैप्टर को क्विक रिवीजन के लिए लेके आऊँगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो हेल्पफुल लगी तो एक लाइक जरूर करिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।